गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं एमपीपीएससी प्री के लिए। दोस्तों, संस्थाएं, एमपीपीएससी प्री में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है संस्थाएं। अब संस्थाओं में आपको संवैधानिक संस्थाएं भी पूछी जाएंगी और आज गैर संवैधानिक संस्थाएं भी पूछी जाएगी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अब देखिए, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को निर्वाचन आयोग। दोस्तों, अब देखिए, निर्वाचन आयोग से एमपीपीएससी में हर बार एक ना एक प्रश्न पूछा ही गया है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है दोस्तों निर्वाचन आयोग। हर बार एमपीपीएससी प्री में निर्वाचन आयोग का एक क्वेश्चन पूछा ही गया है 101%। अब देखिए, निर्वाचन आयोग से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग में सबसे पहला प्रश्न तो पिछली बार एमपीपीएससी में आया था, प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन बनी। इसके बाद इसके पहले आया था तारकुंडे समिति का संबंध किससे है। इसके पहले राष्ट्रीय दल की शर्तें पूछी गई थी। ठीक है, इसके पहले आया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी में हर बार पूछे गए हैं। इस बार एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया था राष्ट्रीय दल, किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या शर्तें पूरी करना आवश्यक है। दोस्तों, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम निर्वाचन आयोग। दोस्तों, अब देखिए, निर्वाचन आयोग स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अब देखिए, अनुच्छेद की बात करते हैं। किस अनुच्छेद में, तो 324 से 329 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। दोस्तों, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 का संबंध किससे है, निर्वाचन आयोग का से। और संविधान के भाग 15 का संबंध निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है। किसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अब देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया भैया, 25 जनवरी 1950। भारतीय निर्वाचन आयोग कब बना दोस्तों, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में। अब देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्य निर्वाचन आयोग है, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग जब गठित हुआ था तब एक सदस्य निर्वाचन आयोग था। जब भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ तब भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्य निर्वाचन आयोग था। इसके बाद देखिए 1989 तक, कब तक, 1989 तक भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्य निर्वाचन आयोग बना रहा। इसके बाद 1989 में भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, जिसमें एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त थे। अब देखिए भैया, इस व्यवस्था को 1990 में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया दोस्तों, 1990 में 3 सदस्य वाले निर्वाचन आयोग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और फिर एक सदस्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। तो 1993 तक भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्य निर्वाचन आयोग बना रहा। फिर 1993 में पुनः भारतीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य या त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग है। दोस्तों, अब देखिए, इसके निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्तों और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करने का अधिकार किसको है भैया, राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष। और सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। दोनों में से जो पहले हो जाए वो मान्य है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का, और सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। दोनों में से जो पहले हो जाए वो मान्य है। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु होती है दोस्तों 62 वर्ष। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 62 वर्ष। अब देखिए भैया, अगर कार्यकाल से पहले अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं। किस प्रक्रिया से हटा सकते हैं, महाअभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है, महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से हम निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। ठीक है, ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया लगाना पड़ेगी आपको, तो महाअभियोग जैसी प्रक्रिया चलाना पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, महाअभियोग जैसी वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, तो भैया महाअभियोग शब्द केवल संविधान में राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग में लाया गया है। ये बात ध्यान रखना। यूपीएससी में छोटा सा डिफरेंस जरूर आता है, एमपीपीएससी में ये डिफरेंस नहीं पूछा जाता है कि महाअभियोग। तो भैया महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से हम सर्वोच्च मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं। और जो महाअभियोग शब्द है संविधान में केवल किसके लिए उपयोग में लाया गया है,
तो राष्ट्रपति के लिए ही ये वर्ड यूज़ किया गया दोस्तों। इसके अलावा भारतीय संविधान में किसी भी अधिकारी को महाभियोग से नहीं हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, तो केवल महाभियोग से की प्रक्रिया से हम केवल राष्ट्रपति को ही हटाते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि रिवीजन करने में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए भैया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा होता है। किसके समान इनका दर्जा होता है भैया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा कैसा होता है भैया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। वेतन कितना मिलता है? तो भैया वेतन मिलता है 2,50,000, 2.5 लाख रुपये वेतन मिलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला कार्य होता है निर्वाचन करवाना। क्या कार्य होता है निर्वाचन आयोग का? निर्वाचन करवाना। अब निर्वाचन आयोग कौन कौन से निर्वाचन करवाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कौन कौन से कार्य कौन कौन से निर्वाचन करवाता है निर्वाचन आयोग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल, ठीक है, और राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, संसद, सीधी सी बात है कि निर्वाचन कौन करवाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग निर्वाचन करवाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कार्य होता है इसका, निर्वाचन से पहले आचार संहिता तैयार करना। क्या करता है निर्वाचन आयोग का अगला कार्य? क्या है? आचार संहिता कौन बनाता है, कौन निर्धारित करता है? चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग बनाता है। इसके बाद अगला कार्य दोस्तों, दलों को मान्यता देना। दलों को मान्यता भी कौन देता है? निर्वाचन आयोग। जैसे कोई दल राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है या पंजीकृत दल है, तो इनको मान्यता भी कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला जो कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करवाना। क्या करवाना? सीमांकन या परिसीमन करवाना। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है सीमांकन करवाना, किस क्षेत्र में इलेक्शन होगा, ठीक है, तो सीमांकन कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके बाद अगला कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता, निर्वाचन आयोग निर्वाचन से पहले क्या तैयार करता है दोस्तों? मतदाता सूची तैयार करता है। तो ये भी कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके बाद देखिए आचार संहिता तैयार करवाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दलों को मान्यता देना, सीमांकन करवाना निर्वाचन क्षेत्र का, मतदाता सूची तैयार करवाना। इसके बाद निर्वाचन आयोग दलों के जो चुनाव चिन्ह हैं उन्हें आरक्षित रखता है। क्या करता है? चुनाव चिन्हों को आरक्षित रखता है, ठीक है। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह है उस पार्टी का कैंडिडेट उसी चुनाव चिन्ह पर लड़ता है, ठीक है, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ता है। अब देखिए दोस्तों, MPPSC में हर बार राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल से संबंधित शर्तें पूछी जाती हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाना है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं दोस्तों, और किसी पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलता है तो किन आधारों पर मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के ऊपर। अब देखिए राष्ट्रीय दल क्या होता है, पहले हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय दल की शर्तें दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रीय दल के लिए शर्तें समझना, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए राष्ट्रीय दल के लिए शर्तें क्या है, पहला हमारा राष्ट्रीय दल की शर्तें। देखिए सबसे पहली शर्त होती है लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को 2% सीटें जितना अनिवार्य है। कितनी सीटें जितना अनिवार्य है? 2% सीटें। और 2% सीटें कितने राज्यों में जितना अनिवार्य है? कम से कम 3 राज्यों में। अगर कोई पार्टी 2% सीटें जीतती हैं 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की, तो उसे हम राष्ट्रीय दल बना देते हैं। पहली शर्त क्या है दोस्तों राष्ट्रीय दल की? लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को 2% सीटें मिलती है 3 अलग अलग राज्यों में, तो हम क्या बना देंगे? उसे राष्ट्रीय दल बना देंगे दोस्तों। फिर इसके बाद सेकेंड शर्त होती है लोकसभा
लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीते, अगर कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत ले, 4 सीटें जीत लें, और 6% बहुमत मिले उसे, ठीक है, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत ले, वो 4 सीटें जीत ले और 6% बहुमत मिलता है उस पार्टी को, तो हम क्या बना देंगे, उसे राष्ट्रीय दल बना देंगे। इसके बाद अगली शर्तें दोस्तों, कम से कम 4 राज्यों में, तीसरी जो शर्त है हमारी, कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। किस प्रकार का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्षेत्रीय दल। अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है उसे, तो हम क्या बना देंगे, राष्ट्रीय दल बना देंगे। देखिए पहली शर्त क्या है कि लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को 2% सीटें जीतना अनिवार्य है, कम से कम 3 राज्यों में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। इसके बाद सेकंड शर्तें, लोकसभा के चुनाव में 4 राज्य, लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें जीतना अनिवार्य है और कम से कम 6% बहुमत मिलना उसे अनिवार्य है। इसके बाद अगली कंडीशन है, 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो, तब भी हम क्या बना देंगे, उसे राष्ट्रीय दल बना देंगे। इन कंडीशन में अगर कोई भी पार्टी कोई सी भी कंडीशन फुलफिल करती है तो उसे क्या कर देंगे, हम राष्ट्रीय दल बना देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अभी पिछली बार एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है या सबसे नया राष्ट्रीय दल कौन सा है। तो भैया वर्तमान में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है वो है आपके, राष्ट्रीय दल है 8 राष्ट्रीय दल हो चुके हैं वर्तमान में। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका बीजेपी, ठीक है, फिर सेकेंड है कांग्रेस ही, ठीक है, कौन सा है, कांग्रेस ही, बीजेपी, कांग्रेस, भाकपा, फिर है माकपा, ठीक है, भाकपा माकपा, फिर इसके बाद एनसीपी, फिर इसके बाद है बीएसपी, फिर इसके बाद है आपका टीएमसी, फिर इसके बाद है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, और एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब देखिए दोस्तों सबसे लास्ट में जो राष्ट्रीय दल बना है वो एनपीपी बना है और पूर्वोत्तर भारत से बनने वाला पहला राष्ट्रीय दल है एनपीपी, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत से बनने वाला पहला राष्ट्रीय दल कौन सा है, एनपीपी। इसके पहले टीएमसी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो एनपीपी देश का सबसे नवीन राष्ट्रीय दल है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। अब निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भैया हमारे निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए, सुकुमार सेन। अब देखिए पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन हुई। तो भैया पहली निर्वाचन आयुक्त हुई वीएस रमा देवी, महिलाओं में वीएस रमा देवी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पिछली बार एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वीएस रमा देवी। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। अब वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा। कौन है अभी वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुशील चंद्रा है दोस्तों। अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा किन शर्तों पर दिया जाता है। अब क्षेत्रीय पार्टी की शर्तों की बात करते हैं दोस्तों। किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने की क्या शर्तें होती है। तो देखिए पहली शर्त होती है किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने का, लोकसभा के चुनाव में राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश राज्य, तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, मतलब जो लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक है, राज्य में 8% बहुमत मिल जाए उसको। कितने प्रतिशत, 8% मतदान मिले, ठीक है, मत मिले, ठीक है। या फिर क्या हो, सेकंड कंडीशन है दोस्तों विधानसभा के चुनाव में। कौन से चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 8% मतदान मिले, उसमें वोट मिले, ठीक है। देखिए लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, किसी पार्टी को 8% बहुमत मिलता है, लोकसभा के चुनाव में भी और राज्यसभा के चुनाव में भी, तब भी उस पार्टी को
क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यहाँ पर सीटें जितना अनिवार्य नहीं है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अगली जो कंडीशन है दोस्तों, अगर कोई पार्टी है, अगर वो लोकसभा के चुनाव में, किसमें, लोकसभा के चुनाव में 6% मतदान मिलता है किसी राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश में किसी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 6% मतदान मिलता है, तो उसे एक लोकसभा की सीटें जीतना अनिवार्य होगी। कितनी? अगर एक लोकसभा की सीटें जीतती है तब हम उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देंगे। इसी प्रकार से जस्ट विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में किसी पार्टी को, विधानसभा के चुनाव में किसी पार्टी को 6% मतदान मिलता है, 6% वोट मिलता है। कितने प्रतिशत? 6% वोट मिलता है, तो उस पार्टी को दो विधानसभा सीटें जीतना अनिवार्य होगी। थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ठीक है, समझना। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को 8% बहुमत मिलता है, तो उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को 6% बहुमत मिलता है, तो उसे एक लोकसभा की सीटें भी जितना अनिवार्य होगी। विधानसभा के चुनाव में किसी पार्टी को 6% बहुमत मिलता है, तो उसे दो सीटें जितना अनिवार्य होगी क्षेत्रीय दल के लिए। इसके बाद देखिए अगली जो शर्त है दोस्तों क्षेत्रीय दल के लिए, अगली जो शर्त है हमारी, अगर कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 सीटें जीत जाए। कितनी सीटें? विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटें जीत जाए कोई पार्टी? 3 सीटें जीत जाए, तो उसे क्या करेंगे हम? क्षेत्रीय दल का दर्जा दे देंगे। फिर इसके बाद अगली कंडीशन होती है दोस्तों, अगर कोई पार्टी 3 सीटें नहीं जीतती है तो क्या करे वो? किसी पार्टी को 3 सीटें नहीं मिलती हैं, तो भैया लोकसभा सीट का, किसका? लोकसभा सीट का 25 सीटों पर अगर वो 1 सीट जीत जाती है। कितनी सीटों पर? 25 सीटों पर अगर कोई पार्टी 1 सीट जीत जाती है, तो उसे हम क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे देंगे। जैसे मान लीजिए किसी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें तो 25 मतलब 3 सांसद उसके उत्तर प्रदेश में अगर चुने जाते हैं, तो उस पार्टी को हम क्या दे देंगे? क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपीपीएससी में स्पेशल टॉपिक दिया गया है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में किया गया था। 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त होता है। मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भैया? तो राज्यपाल करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। और 1994 में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अब देखिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अब देखिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने NB लोहानी। कौन थे भैया? NB लोहानी। देखिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो NB लोहानी। और वर्तमान में कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह। कौन है वर्तमान में? बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। निर्वाचन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, मतलब भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई। तो भैया एक सबसे देखिए, अब समितियों से एमपीपीएससी प्री में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस समिति का नाम दे दिया और समिति का संबंध किससे है। जैसे पिछली बार आया था तारकुंडे समिति का संबंध किससे है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी में जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखने में मिलता है प्रश्नों में। यूपीएससी में ये पूछा जाता है तारकुंडे समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी, या तारकुंडे हो गया। फिर इसके बाद तनख्वाह समिति ने किस प्रकार की सिफारिशें की थी, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। एमपीपीएससी में जस्ट ये पूछा जा रहा है कि इस समिति का संबंध किससे है। तो देखिए ऐसी कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो एमपीपीएससी में हमेशा पूछी जाती हैं। तो देखिए इस बार भी एमपीपीएससी प्री मेंस में 2 समितियों के नाम पूछे गए थे 3 नंबर के प्रश्न में एमपीपीएससी मेंस में, कि भैया किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखे जिनका संबंध निर्वाचन सुधार से है। तो देखिए ऐसी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समितियों के नाम बता रहा हूँ दोस्तों आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एमपीपीएससी में हर बार पूछा ही जाता है लगभग। तो एक है तनख्वाह समिति। कौन सी? तनख्वाह समिति, ठीक है, तनख्वाह समिति। इसके बाद अगली है हमारी तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति। इसके बाद है दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति। अब देखिए इसके अलावा भी कई समितियां बनी हैं पर वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये 3 समितियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
निर्वाचन आयोग के लिए त्वनखा समिति, तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं भारतीय निर्वाचन में क्या क्या महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। तो देखिए, सुधार की बात करते हैं भारतीय निर्वाचन के। मोस्ट IMP सुधार बताने वाला हूँ दोस्तों आपको मैं। अब देखिए, मेंस के लिए जो निर्वाचन सुधार है उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं, उसमें क्लियर करवाऊँगा। और ये सारी समितियों के बारे में डीप में मैं आपको तभी पढ़ाऊँगा। MPPSC अभी प्री के बाद जब मेंस के लिए वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको मैं पूरा डीप में बताऊँगा कि इस समिति ने क्या क्या सुधार की सिफारिशें की है। तो अभी हम प्री को फोकस करके वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण सुधार समितियों, मतलब भारतीय निर्वाचन पद्धति में क्या क्या सुधार हुए। तो सबसे पहला सुधार हुआ दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत किया गया, जिसके तहत भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब बदलाव क्या हुआ भैया? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार की आयु कम की गई। 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी हमने आयु? 18 वर्ष कर दी। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है कि संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों। इसके बाद देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया हमने। भारतीय निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग बना 1989 में, ठीक है। अभी इसके पहले बता भी चुका हूँ मैं आपको 1989 में, फिर 1993 से वर्तमान स्वरूप में, बीच में थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। 1993 से भारतीय निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग बना। इसके पहले भारतीय निर्वाचन आयोग 2 सदस्यीय निर्वाचन आयोग था। अब देखिए, इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होना प्रारंभ होता है। नोटा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाने लगा। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। राष्ट्रपति के जो प्रस्तावक थे पहले 10 थे, 10 से बढ़ाकर 50 कर दिए प्रस्तावक की। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावकों की संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो इसके बाद देखिए, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ दोस्तों, कोई भी अगर अपराधी है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसका चुनाव हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा अगर वो दोषी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। अगर कोई व्यक्ति शराब बेचता है तो उसे 6 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान में निर्वाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुए दोस्तों। जो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।